बायोमोलिक्यूल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और 7 मार्क्स का आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर बनता है। बहुत जरूरी है कि आप इसको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ो, है ना, क्योंकि बायो है और मैथ वाले बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, बायो वाले के लिए थोड़ा इजी रहता है। अब हम इसके डायमंड क्वेश्चन करें। इस डायमंड क्वेश्चन में आपको क्या मिलने वाले हैं? इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन। इनको मैंने मॉडिफाई किया है, मतलब कुछ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐड किए हैं, तो बहुत हेल्पफुल आपके लिए होगा ही। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस चैप्टर की 30 मिनट रिवीजन वीडियो बना रखी है, वो आप जरूर देख लेना। वन शॉट बना रखा है, उसको भी देख सकते हो। और पूरी केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं, 18 पेजेस शॉर्ट नोट्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, एमसीक्यूज मिल जाएंगे, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन इस चैप्टर की ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो नोट्स हैं, इन केस आपको नोट्स नहीं मिलते तो आपको टेलीग्राम चैनल जो कि भारत पंचाल सर के नाम से, उधर आप लोग चेकआउट कर लो। केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी डाउट है आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। भारत पंचाल 92 मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। और जो बच्चे टेलीग्राम पर नहीं है, इंस्टाग्राम पर नहीं है, वो व्हाट्सएप पर जरूर होंगे। केमिस्ट्री गुरुजी के नाम से व्हाट्सएप पर चैनल है, उधर भी आपको नोट्स और वीडियोज के लिंक मिलते रहेंगे। लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है दैट व्हाट हैपेंस व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद फॉलोइंग रिएजेंट्स HI, HNO3, ब्रोमीन वाटर एंड HCl। यहां पर क्या किया गया है कि जो ग्लूकोज है उसकी रिएक्शंस करवाई गई हैं अलग अलग के साथ। और पेपर में आपसे कई बार पूछा जाता है कि यार जब आप इसके साथ रिएक्शन करा रहे हो ना तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा और वो रिएक्शन आपको क्या सजेस्ट करेगी। जैसे मैं बताता हूं, ये हमारे पास एक ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या होता है? एक एल्डोज होता है ना। कुछ इस तरह से आप लोग चाहो तो इसको दिखा सकते हो, C डबल बॉन्ड O H, यहां पर होगा आपका CHOH4 और इधर होगा आपका CH2OH। आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी। जैसे सबसे पहले रिएक्शन सजेस्ट की गई है कि HI के साथ कराओ। जब आप लोग इसकी रिएक्शन HI के साथ कराओगे तो और इसको गर्म करोगे, है ना, तो क्या होता है कि रिड्यूसिंग एजेंट होता है और बढ़िया से इसकी रिडक्शन होगी। यहां पर क्या होगा? CH3, यहां पर हो जाएगा CH2 4 और ये बन जाएगा CH3। तो यहां पर एन हेक्सेन बन गया है। ये रिएक्शन हमें सजेस्ट करती है कि जो ग्लूकोज है उसके अंदर जो कार्बन है वो स्ट्रेट चेन के अंदर जुड़े हुए हैं। अब अगली बात है, नेक्स्ट इन लोगों ने रिएक्शन कराई है किसके साथ? भाई HCN के साथ। जब आप HCN के साथ रिएक्शन करते हो तो H पॉजिटिव होता है, CN नेगेटिव होता है, कार्बन गोज टू कार्बन हो जाता है और H चला जाता है इसके पास। तो ये बन जाएगा C, इधर OH, इधर CN, इधर हाइड्रोजन, ये बन जाएगा CHOH4 और यहां पर CH2OH। इसे बोलते हैं ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। जब आप लोग इसकी रिएक्शन HCN के साथ कराते हो तो ये आपको क्या सजेस्ट करता है कि यहां पर हमारे पास एक कार्बोनिल ग्रुप है। अगर आप इसी की, जैसे कि ये हमारे पास एक ग्लूकोज है, ग्लूकोज की यूनिट है ना, और मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी है किसके साथ? NH2OH के साथ। इसे हाइड्रोक्सिलमाइन बोला जाता है। तो यहां से H2 बाहर निकल जाता है और ये बन जाता है C डबल बॉन्ड N OH H, यहां पर CHOH4 CH2OH। ये रिएक्शन हमें क्या सजेस्ट करती है? ये रिएक्शन भी यही सजेस्ट करती है कि यहां पर एक कार्बोनिल ग्रुप है। इसके बाद अगर आप चाहो तो जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज है C डबल बॉन्ड OH, यहां पर CHOH4, यहां पर CH2OH। इसकी रिएक्शन मैंने करा दी है किसके साथ? ब्रोमीन वाटर के साथ। तो ब्रोमीन वाटर क्या है? एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेगा। बाकी सब आपके पास एज इट इज रहेगा, CHOH4 और यहां पर रहेगा आपका CH2OH। ये हमारे पास क्या बन गया है? इट इज नोन एज ग्लूकोनिक एसिड। अब आपसे पूछा जाता है कि ये हमें क्या सजेस्ट करता है? बेटा जी ये रिएक्शन हमें सजेस्ट करती है कि यहां पर जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है। आप चाहो तो इसकी रिएक्शन, चाहे इसकी रिएक्शन करवा दो HNO3 के साथ, चाहे इस स्पेसिफिक पोर्शन की रिएक्शन करा दो HNO3 के साथ, कंसंट्रेटेड HNO3। तो क्या होगा? एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है। तो यहां पर हमारे पास बनेगा COOH CHOH4 COOH। इसे बोलते हैं सैकरिक एसिड, सैकरिक एसिड। ठीक है। अब ये रिएक्शन हमें क्या सजेस्ट करती है? देखो अगर आप ध्यान से देखो तो फर्क इस पे फर्क मोस्टली इस पे पड़ रहा है। ये रिएक्शन हमें सजेस्ट करती है कि यहां पर एक प्राइमरी अल्कोहल है। और अगर आप इसकी रिएक्शन करा दोगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ तो ये सारे OH हट जाएंगे। मैं चलो करवाई देता हूं, फिर मेरी तरफ से ना एक मैं सेफ जोन में चला जाऊंगा कि मैंने सारी रिएक्शन करवा दी आपकी। ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने, ये हमारे पास क्या है? एल्डिहाइड है। और आप लोग जब इसकी रिएक्शन कराओगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। इसके आपको 5 मॉलिक्यूल्स लेने हैं। तो होगा क्या? यहां से ये H निकाल दो, ये पोर्शन इसके साथ बाहर निकल जाएगा, ये बन जाएगा CHO, ये CHO C डबल बॉन्ड O CH3, है ना, और यहां पर CH2O C डबल बॉन्ड O CH3। इट इज नोन एज ग्लूकोज पेंटा एसीटेट।
ठीक है, इसे हम ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बोलने वाले हैं और यही हमारे पास रिएक्शंस हैं। क्लियर है, हर एक रिएक्शन के मैंने यहाँ पर लिखा है कि भैया जब आप इसकी रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करा रहे हो तो ये एल्डिहाइड ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो ये हमें क्या सजेस्ट करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। देखिए आप कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ोगे, कार्बोहाइड्रेट्स का दूसरा नाम होता है सैकराइड्स, और इनको जो जोड़ने वाली यूनिट होती है ना वो होती है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। फिर आता है हमारे पास प्रोटीन्स, प्रोटीन्स का दूसरा नाम होता है पॉलीपेप्टाइड्स, और पॉलीपेप्टाइड्स को जो जोड़ने वाली यूनिट होती है उधर जो आपको लिंकेज मिलती है उसे बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज या फिर अमाइड लिंकेज, CONH लिंकेज होती है। इसके अलावा हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, उनको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, और उनके अंदर आपको देखने को मिलती है फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ये लिंकेज याद रखना हर एक में क्या होती है। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अ लिंकेज बिटवीन टू मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड सबसे सिंपल यूनिट होती है कार्बोहाइड्रेट की। टू मोनोसैकेराइड यूनिट थ्रू एन ऑक्सीजन एटम इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज विच इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। देखिए जैसे कि यहां पर हमारे पास एक मोनोसैकेराइड है, ठीक है, कोई भी मान लेते हैं ग्लूकोज होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा, यहां पर भी एक मोनोसैकेराइड होगा। जब इनको जोड़ा जाएगा ना तो यहां से वाटर का मॉलिक्यूल का लॉस होगा और ये जुड़ेंगे ऐसे, ठीक है, इस तरफ भी एक मोनोसैकेराइड होगा, इस तरफ भी एक मोनोसैकेराइड होगा, और ये जो ऑक्साइड लिंकेज है इस लिंकेज को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोल देते हैं। इस लिंकेज को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज ग्लाइकोजन, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्टार्च। देखिए जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनको कई तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब बताना फंक्शनल ग्रुप पे के बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट्स कितने तरह के होते हैं। चलो कम टू द पॉइंट। तो जैसे आप ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस कि आपको उनको पानी डाल के जब तोड़ोगे ना तो ये 3 तरह के होते हैं, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड जो सबसे सिंपल होते हैं जिनको और तोड़ा नहीं जा सकता। ओलिगोसैकेराइड को जब पानी डाल के तोड़ने लगते हैं तो वो 2 to 10 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड्स देते हैं। पोली होता है मैनी, जो बहुत सारी यूनिट देती है मोनोसैकेराइड्स की। तो उनमें से कई सारे एग्जांपल हैं, लाइक स्टार्च, लाइक सेलुलोज, लाइक ग्लाइकोजन, तो उनके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करें ग्लाइकोजन की। ग्लाइकोजन क्या होता है, एक हाईली ब्रांच्ड कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। कंडेंसेशन का मतलब होता है जिसको निचोड़ा गया हो, जिसको पास लाके ना कुछ यूनिट का लॉस हुआ होगा, पानी का लॉस होता है। किससे मिलके बनता है बेटा जी, ये मिलके बनता है अल्फा डी ग्लूकोज से। ये स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, कहां पर, इन लीवर एंड मसल ऑफ ह्यूमन बींग्स। इसको हम लोग एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। ये एनिमल्स मतलब लिविंग बींग्स के अंदर आपको मिलता है। ठीक है, और कितनी यूनिट होती है, 10 to 14 ग्लूकोज की यूनिट आपस में लिंक्ड रहती हैं। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, स्टार्च की अगर मैं बात करता हूं, स्टार्च जो है, ठीक है, स्टार्च क्या होता है, अ चीफ स्टोरेज पॉलीसैकेराइड ऑफ प्लांट्स एंड कंसिस्ट मिक्सचर ऑफ 2 कंपोनेंट्स। वो 2 कंपोनेंट्स कौन से होते हैं वो बाद में देखेंगे। देखिए जो ग्लाइकोजन है वो कहां पर मिलता है, एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर, कहां पर, मसल्स के अंदर, लीवर के अंदर। ठीक है, किससे मिलके, एक हाईली ब्रांच पॉलीमर होता है और इसे हम एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। और जो स्टार्च है, स्टार्च क्या है, एक पॉलीसैकेराइड है जो कि स्टोर होता है किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। आगे मूव करते हैं। तो इसके अंदर 2 पार्ट मैंने बोले थे, कौन कौन से, एक पार्ट होता है अमाइलोज, एक पार्ट होता है अमाइलोपेस्टिन। कई बार आपसे पूछा जाता है अमाइलोज के बारे में बताओ, अमाइलोपेस्टिन। स्टार्च के 2 पार्ट हैं, अमाइलोज, अमाइलोपेस्टिन। अमाइलोज में स्टार्च का कितना पार्ट होता है, 15 to 20%। अमाइलोपेस्टिन का कितना पार्ट होता है, 80 to 85%। आप इसको याद रखना, जिसका छोटा सा नाम है वो कम परसेंटेज में होता है और जो इसका ज्यादा सा पार्ट होता है वो ज्यादा अमाउंट में होता है। अब देखिए ये क्या है, जो अमाइलोज है जिसका छोटा नाम है वो एक लीनियर पॉलीमर है, लाइन सी होती है, इस तरह से आप कह सकते हो। ठीक है, और ये क्या होता है भाई, ये एक हाईली ब्रांच पॉलीमर होता है, कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पे ब्रांचेज लगी होती है, जैसे टहनियां लग जाती है ना पेड़ पौधों पे, इस तरह से। मेन क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है कि इनमें से कौन वाटर सोल्यूबल है, कौन वाटर इनसोल्यूबल है। जो छोटू सा है ना वो वाटर सोल्यूबल है, ये पानी में घुलता है, और ये पानी में नहीं घुलता। अब आप बोलोगे सर हाईली ब्रांच तो ग्लाइकोजन भी था, हाईली ब्रांच तो अमाइलोपेस्टिन भी है, तो डिफरेंस क्या है। उसके अंदर अगर आपको याद हो, उसके अंदर जो ग्लूकोज की यूनिट थी वो 10 to 14 थी, और अमाइलोपेस्टिन के अंदर 20 to 25 ग्लूकोज की यूनिट होती है। आगे आ जाओ, मैंने आपको बता दिया ग्लाइकोजन, मैंने आपको बता दिया स्टार्च। एक और पॉलीसैकेराइड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सेलुलोज। सेलुलोज का क्या फंडा होता है, द मेन डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड सेलुलोज इज, जो स्टार्च है वो मिलकर बनता है अल्फा लिंकेज से, या कह लीजिए इसके अंदर अल्फा डी ग्लूकोज होता है, और जो सेलुलोज है उसके अंदर आपको देखने को मिलता है बीटा लिंकेज, या कह लीजिए बीटा डी ग्लूकोज होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज।
यहां पर सिर्फ सुक्रोज का पूछा गया है, बट मैं आपको सबके बता रहा हूं। अच्छा, मैंने आपको बोला था जब हाइड्रोलिसिस के बेस पे आप क्लासिफाई करते हो तो 3 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स निकलते हैं, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। जो ओलिगोसैकेराइड होते हैं वो 2 से 10 पार्ट में टूटते हैं। ओलिगोसैकेराइड में जैसे डाइसैकेराइड हो गया, मतलब मेरे से एक बार वाइवा में क्वेश्चन पूछा गया, डाइसैकेराइड जो 2 यूनिट देगा, ट्राइसैकेराइड जो 3 यूनिट देगा, टेट्रासैकेराइड जो 4 यूनिट देगा। अब यहां पर बात की गई है डाइसैकेराइड्स की। सुक्रोज, माल्टोज, गैलेक्टोज ये सब डाइसैकेराइड है। अब टूटेंगे किसमें? जब सुक्रोज को तोड़ा जाता है तो वो अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रुक्टोज में टूटता है। माल्टोज को जब तोड़ा जाता है तो 2 यूनिट देता है अल्फा डी ग्लूकोज की। गैलेक्टोज को जब तोड़ा जाता है तो बनता है बीटा डी ग्लूकोज बीटा डी गैलेक्टोज। मैंने इसको ऐसे याद रखा था गैलेक्टोज, ओके गैलेक्टोज नहीं होता, ये लैक्टोज होता है, क्षमा चाहता हूं। याद रखिए, मैं कई बार बोलता हूं इंसान इज द पपेट ऑफ मिस्टेक, है ना, गलतियों का पुतला है। ये गलती आप मत कर देना, नंबर कट जाएंगे, मैं तो सॉरी बोल के काम चला सकता हूं। चलो आगे मूव करते हैं। तो लैक्टोज किस में टूटता है? ग्लूकोज के अंदर एंड गैलेक्टोज के अंदर, बीटा फॉर्म वाला। अगला है क्लासिफाई अमीनो एसिड्स एज एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, गिव एग्जांपल ऑफ ईच। देखिए अमीनो एसिड क्या होती है? एक बेसिक यूनिट होती है, मतलब लास्ट यूनिट होती है एक प्रोटीन की। कुछ इस तरह से आप दिखा सकते हैं, जैसे कार्बन है, इधर लगा होगा COOH, इधर लगा होगा H, इधर लगा होगा NH2 और इधर लगा होगा R। ठीक है, कुछ इस तरह से होता है। ये है, ये R कोई भी ग्रुप हो सकता है, कुछ भी एक ग्रुप हो सकता है यहां पर। क्लियर है? अगर ये R एक न्यूट्रल ग्रुप है तो NH2 और COOH बराबर हो गए, तो ये एक न्यूट्रल अमीनो एसिड है। मान लो अगर यहां पर COOH ग्रुप हो गया तो ऑलरेडी एक COOH आप ले आए, एक COOH पहले से था, तो COOH के 2 ग्रुप हो गए, एसिडिक ग्रुप ज्यादा हो गए। NH2 एक बेसिक ग्रुप होता है, वो कम हो गए, तो ये एसिडिक अमीनो एसिड बन जाएगा। मान के चलो यहां पर NH2 लग जाए तो NH2 वाले 2 ग्रुप हो गए, बेसिक ग्रुप 2 हो गए, बेसिक ग्रुप ज्यादा हो गए, है ना, तो बेसिक अमीनो एसिड हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? इस R से मेन पता चलता है कि वो क्या है। अच्छा, अब अगली बात मैं आपको बताता हूं कि जो अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं, 20 अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं, उनमें से सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, एल नेचर के होते हैं। एल का मतलब NH2 इन लेफ्ट साइड होता है इसके अंदर, ठीक है, सारे ही एल होते हैं। और एक बात है कि सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, कायरल इन नेचर होते हैं, बट एक बदतमीज है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं कुछ ऐसे बनता है, CH, इधर COOH, NH2। अब ये कायरल नहीं है, ये अकायरल है। अकायरल किसे कहते हैं? जिसमें एक से मतलब देखिए, कायरल किसे कहा जाता है? जिसमें सारे बॉन्ड अलग अलग ग्रुप के साथ हों। अकायरल किसे कहते हैं? जिसमें सारे बॉन्ड अलग अलग ग्रुप के साथ ना हो। तो इसके सारे बॉन्ड अलग अलग ग्रुप के साथ नहीं है, इसके 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ पूरे हो रहे, तो ये अकायरल है ना, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये है ग्लाइसिन। चलो कम टू द पॉइंट। तो एसिडिक अमीनो एसिड किसे कहते हैं? दोज अमीनो एसिड इन विच नंबर ऑफ COOH ग्रुप मोर देन नंबर ऑफ NH2 ग्रुप। जैसे एस्पार्टिक एसिड हो गया, है ना, ओके। एस्पार्टिक एसिड में अगर आप देखो COOH ग्रुप ज्यादा है। उसके बाद बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड किसे कहेंगे? जहां पर NH2 ग्रुप जो होंगे वो ज्यादा होंगे। कैसे? ये CH2 NH2 और ये इधर NH2 आ गया, लाइसिन। इसके अलावा हमारे पास न्यूट्रल अमीनो एसिड्स हो जाते हैं। न्यूट्रल अमीनो एसिड्स किसे कहते हैं हम लोग? जिसमें नंबर ऑफ COOH ग्रुप एंड नंबर ऑफ NH2 ग्रुप बराबर हो, ठीक है, वो बराबर होंगे। जैसे इधर एक NH2 ग्रुप और एक COOH ग्रुप है। इसके बाद आ जाता है एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। नाम ही सबको सजेस्ट करे। एसेंशियल जो हमारे लिए जरूरी है। हमारे लिए जरूरी कौन होंगे? जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती। लिखा गया है दोज अमीनो एसिड्स व्हिच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इन द बॉडी, कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, सो मस्ट बी सप्लाइड थ्रू डाइट। ये हाइड्रोलाइज नहीं, कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी लिखना, सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी लिखना, जिसको हमारी बॉडी नहीं बना सकती, तो बॉडी को सप्लाई करना पड़ेगा। एग्जांपल है वैलिन, ल्यूसिन। इसके बाद नॉन एसेंशियल, जो हमारे लिए जरूरी नहीं है, और वो कौन से हैं भाई? ग्लाइसिन, एलानिन। इसको हमारी बॉडी खुद से बना सकती है, और जब हमारी बॉडी खुद से बना सकती है तो उसकी में जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। नाम ही बहुत ज्यादा क्लियर कर रहा है। फाइब्रस मतलब जिनका फाइबर जैसा स्ट्रक्चर होता है, लीनियर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है। और ग्लोबुलर थोड़े गोलू मोलू से होते हैं, इनका स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है या स्फेरोइडल टाइप से स्ट्रक्चर हो जाता है। बाकी मेरी हाँ स्फेरोइडल, अंडाकार, ठीक है। और गोलू मोलू भी बना सकते हो, आईपैड, ओके वेरी नाइस, गोलू मोलू कुछ इस तरह से। हाँ क्लियर है? तो लिखा गया है दे हैव लीनियर थ्रेड लाइक या फिर फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, और इनका क्या होता है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। जो फाइब्रस होते हैं दीज आर इनसोल्युबल इन वाटर, व्हाइल ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं दीज आर सोल्युबल इन वाटर। अगली बात करें तो जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं इन पे टेम्परेचर के चेंज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। दे शो नो चेंज
नो इफेक्ट विद चेंज इन टेम्परेचर, ये रिमार्केबल चेंज शो करते हैं विद चेंज इन टेम्परेचर, इन पे फर्क पड़ता है। एग्जांपल पूछे जाते हैं केराटिन इन हेयर, मायोसिन। इसके अलावा यहाँ पर बात करें एल्ब्यूमिन, एंजाइम्स, इंसुलिन, मोस्टली जगह पर आपको ग्लोबुलर प्रोटीन देखने को मिलता है। अच्छा, इंसुलिन में अगर आपसे कोई पूछे, देखिए इंसुलिन स्पेसिफिकली इसमें 51 अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है ना, 51 फिक्स याद रखना। बाकी वो पॉलीपेप्टाइड जिनका मास 10,000 यू हो जाता है, 10,000 एटॉमिक मास यूनिट हो जाता है, उन पॉलीपेप्टाइड्स को प्रोटीन्स की कैटेगरी में रख सकते हो, डाटा है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग पेप्टाइड लिंकेज। मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं पेप्टाइड लिंकेज आपको कहां देखने के लिए मिलेगी, प्रोटीन्स के अंदर। प्रोटीन्स में सबसे बेसिक यूनिट होती है अल्फा अमीनो एसिड, जैसे ये एक अल्फा अमीनो एसिड है, मैं इसको थोड़ा सा ओके नीचे करता हूं, जस्ट अ सेकंड, ठीक है, ये रहा। तो जैसे कि इसको अगर आप ध्यान से देखो, ये है C, इधर है COOH, इधर है NH2, H है, दोनों जगह अगर H हो तो उसे बोलते हैं ग्लाइसिन, ठीक है, इसका नाम होगा एलानिन। ये सेम हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा भैया, प्रोटीन्स आर दी पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड लिंक्ड बाय अमाइड फॉर्मेशन बिटवीन कार्बोक्सी ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप, दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। अब होगा क्या, यहां से OH और यहां से H बाहर निकल जाएगा, H2 बाहर निकलेगा, तो यहां पर क्या बचेगा, C NH2H, यहां पर बचा CO को हम लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O, और ये COOH CH3H, इधर बच गया NH, यहां से ये जुड़े हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। यहां पर अच्छा, इस पेप्टाइड का अगर मैं स्पेसिफिकली नाम बोलूं तो पहला अल्फा अमीनो एसिड ग्लाइसिन है तो ग्लाई, और दूसरा अल्फा अमीनो एसिड एलानिन है तो एला, इसका नाम होगा ग्लाई एला। अगर ये दोनों ग्लाइसिन होते ग्लाई ग्लाई, अगर ये दोनों एलानिन होते एला एला। अगर मान के चलो, और ये एक डाई पेप्टाइड है क्योंकि इसमें 2 अल्फा अमीनो एसिड है। अगर आपको पूछे ट्राई पेप्टाइड जिसमें 3 अल्फा अमीनो एसिड होते, टेट्रापेप्टाइड जिसमें 4 अल्फा अमीनो एसिड होते, और नाम भी उनका ऐसा होता, मान के चलो टेट्रापेप्टाइड है जिसमें 4 अल्फा अमीनो एसिड है और चारों ग्लाइसिन है, ग्लाई 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 ग्लाई, क्लियर है। अब 4 अमीनो एसिड 3 जगह से लिंक करेंगे, 3 पेप्टाइड लिंक, जैसे कि एक डाइपेप्टाइड है, फोकस कीजिए, एक डाइपेप्टाइड है, 2 अल्फा अमीनो एसिड है बट जुड़े तो एक जगह से हुए हैं, यहां पर एक पेप्टाइड बॉन्ड मिलेगा। अगर एक और अल्फा अमीनो एसिड होता तो यहां से जुड़ जाते, तो 2 पेप्टाइड लिंकेज मिलती। कंफ्यूज मत होइए, सिंपल सी बात है। आगे मूव करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। अगर मैं स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे प्रोटीन्स को क्लासिफाई करूं तो 4 तरह के प्रोटीन्स होते हैं, 4 तरह का स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी एंड क्वार्टरनरी। सबसे जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो प्राइमरी होता है, जो मतलब जिसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, सबसे सिंपल है। क्या बताता है, इट रेफर्स टू द नंबर एंड लीनियर सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। बिल्कुल सिंपल लाइन में अल्फा अमीनो एसिड्स को जोड़ दो, बस ये आपको नंबर बताएगा, लीनियर सीक्वेंस बताएगा, क्लियर है। आगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी हम लोग देखेंगे। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा चांस है कि आपका पेपर में बन जाए, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीई वर्ड का मतलब होता है रिमूवल, नेचुरेशन मतलब नेचुरल फॉर्म, एक प्रोटीन है उसकी नेचुरल फॉर्म है, आप उसको रिमूव कर दीजिए। तो क्या होता है, व्हेन अ प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म मींस नेचुरल फॉर्म इज सब्जेक्टेड टू फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब क्या है कि आप उसका टेम्परेचर चेंज कर दो, या फिर केमिकल चेंज का मतलब क्या है कि आप उसका पीएच चेंज कर दो। जब भी आप ऐसा करोगे तो प्रोटीन्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, अल्फा प्रोटीन्स जो है उसमें जगह जगह पर हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, वो डिस्टर्ब होने लगेंगे, ठीक है। डिस्टर्ब होने लगेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ग्लोबुल्स है, ग्लोबुलर प्रोटीन क्या था ना, वो अनफोल्ड होने लगेंगे, ठीक है। हेलिक्स जो है वो अनकोइल होने लगेंगे। ये अगर ये आपको ये लाइन कंफ्यूजिंग लग रही है तो सिंपल याद रखो, जब भी आप प्रोटीन को फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज करोगे तो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज हो जाएंगी। एक्चुअल में क्या होता है कि उसका जो सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है। कुछ एग्जांपल, जैसे अंडे को उबाल दो, तो अंडे को उबाल देते हैं, तो आपने फिजिकल चेंज लगाया, टेम्परेचर लगाया है उस पर, तो आप देखो क्या हो गया होगा भैया, वो लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में चला गया है। इसके अलावा कर्डलिंग ऑफ मिल्क है, दूध की दही जमा दो, दूध की दही कैसे जमाई जाती है, गर्म किया जाता है और उसमें खटाई डाली जाती है थोड़ी, या फिर दूध से आप पनीर बना दो, चीज बना दो, तो उसमें भी आप पीएच चेंज करते हो, गर्म करते हो और उसमें नींबू निचोड़ते हो, तो ये ऐसे ही तो रहा है। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो रहे हैं, सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है, याद रखिए। अब अगली बात है, व्हाट आर कॉमन टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जैसे कि मैंने बताया था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर पूछा जाता है, एक होता है अल्फा हेलिक्स और एक होता है बीटा प्लेटेड शीट। बीटा प्लेटेड कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, जस्ट अ मिनट, ओके, ठीक। ये ऐसे बीटा ये प्लेट्स होते हैं, ठीक है। ये ऐसे एक पेप्टाइड की चेन है, पॉलीपेप्टाइड की एक अगली चेन है, एक अगली चेन, और यहाँ पर बीच बीच में इनके बीच में लिंकेज होती है, ठीक है। अल्फा हेलिक्स में क्या होगा, ऐसे हेलिक्स मतलब कुछ ऐसे,
स्प्रिंग टाइप से, ऐसे ये दिखाई दे रहा होगा ना, ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ पर अमाइड लिंकेज होगी। अच्छा, इसके अंदर आपको कौन सी लिंकेज देखने को मिलती है? अल्फा हेलिक्स में इंट्रामोलिकुलर, और यहाँ पर आपको कौन सी देखने को मिलती है? इंटरमोलिकुलर। से यहाँ पर इंटरमोलिकुलर क्यों है? ये एक पॉलीपेप्टाइड की चेन है, ये एक पॉलीपेप्टाइड की दूसरी चेन है, ये एक पॉलीपेप्टाइड की तीसरी चेन है, तो यहाँ पर आपस में लिंकेज बनती है अलग अलग चेन्स के बीच में। ये पूरा एक ही मॉलिक्यूल होता है, और जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होता है तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को मिलती है। इसका स्ट्रक्चर कोल्ड होता है, इसका थोड़ा सा प्लेटेड होता है। अगली बात करें एग्जांपल मायोसिन किरेटिन, इसका एग्जांपल हो जाएगा सिल्क प्रोटीन। हाइड्रोजन बॉन्ड कहां पर आपको देखने को मिलता है? कार्बोनिल ऑक्सीजन फर्स्ट अमीनो एसिड टू अमाइड नाइट्रोजन ऑफ फोर्थ अमीनो एसिड। कार्बोनिल ऑक्सीजन होगा फर्स्ट अमीनो एसिड का और NH होगा फोर्थ अमीनो एसिड का, इस तरह से इनकी लिंकेज बनेगी। और इनके बीच में क्या होगा? दो पॉलीपेप्टाइड की चेन होगी, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं। कैसे लिखोगे? हाइड्रोजन बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिटवीन द कार्बोनिल ऑक्सीजन एंड अमाइड हाइड्रोजन ऑफ 2 और मोर एडजेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन। याद रखिए, इधर आपको इंट्रामोलिकुलर, इधर इंटरमोलिकुलर। इसका कोल्ड स्ट्रक्चर होता है, इसका प्लेटेड स्ट्रक्चर होता है। कहां पर देखने को मिलता है? केराटिन के अंदर, ये सिल्क प्रोटीन के अंदर। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज। व्हाट आर एंजाइम्स? अच्छा, एंजाइम्स एक्चुअल में ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, मोस्टली जगह पर आपको ग्लोबुलर प्रोटीन ही देखने को मिलता है। ठीक है, होते क्या है भैया? डिस्क्राइब देयर फंक्शन। अब एंजाइम्स होते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, दे आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स। एंजाइम आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। हाईली स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? कि एक खास एंजाइम एक खास काम करता है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे KFC इज फेमस फॉर, वैसे तो बहुत सारी कलाकारियां करने लगे, बट KFC इज फेमस फॉर चिकन, डोमिनोज इज फेमस फॉर पिज्जा, मैकडी इज फेमस फॉर, कमेंट सेक्शन में बताना। तो कुछ फिक्स बात होती है, इनकी कुछ फिक्स पहचान होती है। सिमिलरली एंजाइम्स भी कुछ, हर एक एंजाइम के फिक्स काम बटे होते हैं। ठीक है, ये करते क्या है? अब एक तरह से कैटलिस्ट है, तो जो कैटलिस्ट होता है वो इनका भी रोल होता है लगभग। दे लोअर द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक रिएक्शन को करने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको लोअर डाउन कर देते हैं, ये इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। एंजाइम की डेफिशिएंसी से कई तरह की बीमारी हो जाती है, जैसे मैं एक नाम दूं, फिनाइल कीटोन्यूरिया, इसके अलावा एल्बिनिज्म। क्लियर है? आगे आपसे पूछा गया कुछ खास एंजाइम, उनके कुछ खास यूज। जैसे एक एंजाइम है इन्वर्टेज। इन्वर्टेज क्या करता है? केन शुगर को हाइड्रोलाइज करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है अल्फा डी ग्लूकोज में, बीटा डी फ्रुक्टोज में, है ना। सुक्रोज टूटेगा, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रुक्टोज। एक होता है यूरिएज। यूरिएज क्या करता है भाई? डीकंपोजिशन ऑफ यूरिया इनटू NH3 एंड CO2। इसके अलावा है माल्टेज। माल्टेज क्या करता है? माल्टोज को तोड़ता है किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। आगे मूव करते हैं। हाउ आर वाइटामिन्स क्लासिफाइड? नेम द वाइटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। देखिए, वाइटामिन्स क्या होते हैं? जिसकी हमारी बॉडी को रेगुलर रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, छोटा टॉपिक है, लगे हाथ। एक इन्वर्ट शुगर वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, इन्वर्ट शुगर या फिर इन्वर्जन ऑफ शुगर। देखिए, शुगर जो होता है ना, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर का होता है, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में रोटेट करता है। जब हम उसको पानी में डालते हैं ना, तो आपको अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रुक्टोज मिलता है। जो अल्फा डी ग्लूकोज होता है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर का होता है, जो बीटा डी फ्रुक्टोज होता है वो लेवोरोटेटरी नेचर का होता है। तो ये जो सॉल्यूशन बनता है ना, मतलब इसकी लेवोरोटेशन, जो कीटोज है, इस फ्रुक्टोज की जो लेवोरोटेशन है वो ज्यादा होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जिनके पप्पा है सुक्रोज, सुक्रोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। सुक्रोज के दो बेटे हुए, एक ग्लूकोज एक फ्रुक्टोज। ग्लूकोज पप्पा वाले गुण लेके आया डेक्स्ट्रोरोटेटरी, फ्रुक्टोज ने अपने नए गुण बनाए लेवोरोटेटरी, और जो मिक्सचर बना टोटल अमाउंट देखा गया तो फ्रुक्टोज ज्यादा लेवोरोटेशन शो करता है, वो ज्यादा लेवोरोटेटरी है। तो अब कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई है, डेक्स्ट्रोरोटेशन से लेवोरोटेशन की तरफ जा रहा है, तो इसे ही बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज, इसे ही बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। PYQ में मैंने करवाया हुआ है। आगे मूव करो। हाउ आर वाइटामिन्स क्लासिफाइड? दो तरह के वाइटामिन होते हैं, वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल जो पानी में घुलेंगे, फैट में नहीं घुलेंगे। दो एग्जांपल है विटामिन B एंड विटामिन C। इनके बारे में खास बात क्या है कि ये रेगुलरली एक्सक्रीट होते रहते हैं, रेगुलरली एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, बाथरूम के थ्रू बार बार बाहर निकलते रहते हैं, तो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो पाते, तो इनकी हमें रेगुलर रिक्वायरमेंट होती है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं फैट सोल्यूबल विटामिन की बात करूं तो ये फैट में घुल जाते हैं, हमारे फैट में स्टोर हो जाते हैं, पानी में नहीं घुलते, तो बॉडी में स्टोर हो जाते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। इनकी इतनी जल्दी जल्दी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती जितनी जल्दी जल्दी इनकी होती है। अच्छा, विटामिन B की फैमिली का ही एक बदतमीज है जो वाटर सोल्यूबल नहीं है, दैट इज विटामिन B12। ठीक है, ये वाटर सोल्यूबल नहीं होता। अच्छा, फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से? A, D, E एंड K। विटामिन A, D, E एंड K। आगे आ जाओ तो कुछ। अच्छा, ब्लड की कोएगुलेशन कौन करता है? ब्लड को इकट्ठा कौन करता है? थके कौन जमाता है? भैया विटामिन K।
अच्छा, कुछ डेफिशिएंसी डिसीज हैं, जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, जैरोथैल्मिया, हमारा कॉर्निया थोड़ा हार्ड हो जाता है, या फिर नाइट ब्लाइंडनेस जिसे हम रतौंधी कहते हैं, रातों को अंधे हो जाते हैं कुछ इंसान, उनको दिखाई नहीं देता सूरज के जाने के बाद, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी होती है बेरी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है स्कर्वी, स्कर्वी मतलब जब मसूड़ों से खून आने लगता है। विटामिन डी, बोन से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे रिकेट्स हो गया, रिकेट्स क्या होता है, बोन्स की डिफॉर्मेशन, या फिर जब एज होने लगता है इंसान तो उसको जॉइंट पेन बहुत होने लग जाता है, तो वो विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी का सोर्स क्या होगा बताना कमेंट सेक्शन में, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, हर एक कमेंट का आंसर करना। विटामिन ई मतलब अगर कोई स्मार्ट नहीं है मेरी तरह तो विटामिन ई की कमी हो रही है, और भी कई सारी चीजें हैं, विटामिन ई रिक्वायर्ड होता है रेगुलर, ठीक है। मस्कुलर वीकनेस, विटामिन एच बायोटिन बोलते हैं, ये हेयर से रिलेटेड विटामिन है, तो हेयर लॉस होने लगता है जब विटामिन एच की कमी हो जाती है। विटामिन के, ये ब्लड क्लोटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है। और एक B12 जो हमने स्पेसिफिकली बात की थी, पर्नीशियस एनीमिया, क्या होता है कि आरबीसी की कमी हो जाती है हमारे ब्लड के अंदर, रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। क्लियर है, तो यहां पर हमारी बात हो जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन्यूमरेट द रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर। यार ओपन चेन स्ट्रक्चर से तो जो रिएक्शन होती है ना बस वही होती है, उसके बाद इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर इसको दिक्कत देने लग जाता है, ओपन चेन ना क्लोज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ग्लूकोज एक एल्डोज है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, मैं दिखाता हूं। कुछ इस तरह से आपका ग्लूकोज होता है, ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है CH, उसके बाद कितने कार्बन होते हैं, हेक्सोज है, इसमें 6 कार्बन होते हैं, हर जगह पर OH लगा होता है। D+ ग्लूकोज होता है, OH इन राइट हैंड साइड, फिर OH घुमा देते हैं, फिर घुमा देते हैं और लास्ट वाला सेम रखते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि जो 5th पोजीशन वाला OH ग्रुप है वो इसके साथ रिएक्शन कर जाता है और ये ऐसे हो जाता है। अगर ये OH इधर राइट हैंड साइड में है तो इसे बोलते हैं अल्फा, और अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसे बोलते हैं बीटा। इस OH ने ये OH ऊपर चला गया, ये O आ गया इधर ऐसे, इसे बोलते हैं साइक्लिक फॉर्म, हेमी एसिटल फॉर्म बोल देते हैं इसको। तो अब साइक्लिक फॉर्म हो गया तो बस फिर एल्डिहाइड ग्रुप तो पहले दिख रहा था, अब 5th पोजीशन वाले OH ने रिएक्शन कर दी तो वो OH चला गया, कुछ इस तरह से रिएक्शन बन गया। अब कहां दिख रहा है आपको एल्डिहाइड ग्रुप, कहीं है ही नहीं एल्डिहाइड ग्रुप, तो एल्डिहाइड ग्रुप वाली कोई भी रिएक्शन ये शो करेगा नहीं। क्या लिखा गया है, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, इवन दो an aldehyde group is present, the glucose doesn't react with NH3 2,4-NP DNP किसे कहा जाता है, डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सिसअप रिएजेंट, दिस इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। ये इनके साथ रिएक्शन नहीं करता है, क्यों नहीं रिएक्शन करता, क्योंकि इसके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता है। इट वाज फाउंड दैट glucose form a 6-membered ring in which OH at carbon 5 is involved in ring formation। ये कार्बन नंबर 5 वाला जो OH है ये रिंग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। दीज टू फॉर्म्स, अच्छा ये अल्फा फॉर्म है, ये बीटा फॉर्म है, अगर आप इसको ध्यान से देखो ना सिर्फ यहां से डिफरेंट है, फर्स्ट पोजीशन पे कार्बन डिफरेंट है, और जिसमें फर्स्ट पोजीशन पे जो कार्बन है उसमें OH की पोजीशन डिफरेंट है, इसमें OH राइट हैंड साइड में, इसमें OH लेफ्ट हैंड साइड में है, इसे बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। और इन फॉर्म्स को अल्फा एंड बीटा फॉर्म को बोला जाता है एनोमर्स। क्या होता है, दीज टू फॉर्म्स विच डिफर्स इन कॉन्फ़िगरेशन ओनली एट कार्बन नंबर 1 आर कॉल्ड एनोमर्स। These above two cyclic hemiacetal forms of glucose differ only in the configuration of hydroxyl group at carbon number 1 atom. This carbon number 1 atom is called anomeric carbon. पूछा जाता है अपने एनोमेरिक कार्बन कौन सा होता है। अच्छा, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए 3 तरह का होता है, mRNA, tRNA, RNA, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। व्हाई विटामिन सी कांट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, इसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि विटामिन सी हमारी बॉडी में क्यों स्टोर नहीं होता, बिकॉज ये वाटर सोल्यूबल है, तो रेगुलरली एक्सक्रीट होता रहता है थ्रू यूरिन, तो दैट्स व्हाई। सिंस विटामिन सी इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन, इट इज एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, हेंस कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ न्यूक्लियोसाइड एंड अ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में हमारी 3 चीजें होती हैं, बेस, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, और न्यूक्लियोसाइड में 2 होती हैं, बेस एंड शुगर, बस याद रखिए। ये देखिए, ये है न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड ओनली कंटेन शुगर एंड बेस। अच्छा, जो डीएनए एंड आरएनए उधर 2 तरह की शुगर आपको देखने को मिलती है, एक होती है डीऑक्सीराइबोज, एक होती है राइबोज। जैसे ये एक शुगर आपको दिखाई दे रही हो, अगर मैं इधर इस बेस को हटा के इधर OH लगा दूं तो ये हमारे पास राइबोज बन जाएगा। सेकंड पोजीशन से अगर ऑक्सीजन को हटा दूं तो ये डीऑक्सीराइबोज बन जाएगा। क्लियर है, ये शुगर है। अच्छा, जिसमें बेस हो और ये पेंटोज शुगर हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। जिसमें बेस हो, शुगर हो और फॉस्फेट ग्रुप हो उसे बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। अ न्यूक्लियोसाइड ओनली कंटेन अ शुगर एंड अ बेस। 2 तरह की होती है, राइबो न्यूक्लियोसाइड, राइबो
राइबोन्यूक्लियोसाइड, राइबोन्यूक्लियोटाइड क्या हुए, राइबोन्यूक्लियोसाइड एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो बता दिया मैंने, बेस होता है, शुगर होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, दो तरह का होता है, राइबोन्यूक्लियोटाइड एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, राइट द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो हम पूरा ही डिफरेंस कर लेते हैं सो दैट कि क्वेश्चन कुछ भी हम कर पाए। डीएनए का दूसरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का दूसरा नाम होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए के अंदर आपको जो शुगर देखने को मिलती है वो होती है डीऑक्सीराइबोज, जिसमें सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं होता, और इधर आपको देखने को मिलती है राइबोज। बेस की बात करें तो दो तरह के बेस होते हैं, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरिमिडिन। इसके अंदर प्यूरिन पिरिमिडिन, डिफरेंस क्या है, इसके अंदर होता है AGCT। जनरली क्वेश्चन यहां से बनता है कि डीएनए के अंदर कौन सा ऐसा बेस है जो आरएनए के अंदर नहीं है, या आरएनए के अंदर कौन सा है जो उसके अंदर नहीं है, या फिर दोनों में क्या क्या कॉमन है। तो दोनों में कॉमन होता है AGC, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, दोनों में कॉमन होता है। जो नॉन कॉमन है वो है डीएनए के अंदर आपको इधर देखने को मिलता है थाइमाइन, और इधर आपको देखने को मिलता है यूरासिल। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन दोनों में कॉमन है, थाइमाइन डीएनए में होता है, यूरासिल आरएनए में होता है। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, एक एक्सेप्शन है रियोवायरस। ठीक है, आगे मूव करते हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई, डबल हेलिक्स होता है, कुछ इस तरह से आपको इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इस तरह से। आरएनए का सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आरएनए डबल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, और एक्सेप्शन अगेन वही रियोवायरस वाला। इट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, जैसे ये हमारे पास सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर आपको डीएनए आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इधर एक साइटोप्लाज्म होता है, इधर आपको आरएनए देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ इट इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। इट हैज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट करता है मतलब एक डीएनए से दो आरएनए, दो आरएनए से चार आरएनए, चार से 8, इस तरह से रेप्लिकेट करता रहता है, अपनी फोरस्टेट बनाता रहता है। आरएनए रेप्लिकेट नहीं कर सकता, दैट्स व्हाई डीएनए क्योंकि रेप्लिकेट करते हैं तो इसकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होते हैं नंबर्स। आरएनए बहुत ज्यादा नंबर्स में नहीं होते, बहुत कम होते हैं, उनका मास भी कम बनता है, डीएनए का मास बहुत ज्यादा बन जाता है। डीएनए कंट्रोल्स हेरिडिटी, हमारी जो मोस्टली प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमारे पेरेंट्स से मिलती जुलती होती हैं, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए डीएनए रिस्पॉन्सिबल है। कि होता ना, ये मम्मी पे गया है, ये पापा पे गया है ना, अच्छा रहता है मम्मी पापा पे जाए, कहीं और जाए दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, डीएनए कंट्रोल हेरिडिटी, इवोल्यूशन, मेटाबॉलिज्म, आरएनए कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस, और प्रोटीन सिंथेसिस का जो मैसेज आता है वो डीएनए से आता है। ठीक है, डीएनए इज ऑफ टू टाइप्स, न्यूक्लियर, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। आरएनए तीन तरह का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, डीएनए ट्रांसक्राइब जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू आरएनए, आरएनए ट्रांसलेट द ट्रांसक्राइब्ड मैसेज फॉर फॉर्मिंग पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है ना, ये मैसेज भेजता है और ये उसको ट्रांसलेट करता है। आगे मूव करते हैं। द टू स्ट्रैंड्स इन डीएनए आर नॉट आइडेंटिकल, एक जैसे नहीं होते हैं बट स्टिल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, फिर भी एक दूसरे के साथ होते हैं। पति पत्नी एक जैसे नहीं होते फिर भी एक दूसरे के साथ चलते हैं, है ना। जैसे ये है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, दूसरी है, ये साथ ही रहती हैं। इसका सीन क्या है, जैसे इसके अंदर ए है, इसके अंदर टी है, एक बेस है, इन बेस की पेयरिंग होगी। इसके अंदर जी है, इसके अंदर सी है, इनकी पेयरिंग होगी। जैसे इसके अंदर टी है, इसके अंदर ए है, तो ये एक रीजन होता है। लिखा गया है टू न्यूक्लिक एसिड चेन्स आर बाउंड अबाउट ईच अदर एंड हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन पेयर्स ऑफ बेसेस। द टू स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। क्यों होता है, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन स्पेसिफिक पेयर ऑफ बेसेस, कुछ खास पेयर्स के अंदर ही बनता है। एडेनिन का बॉन्ड बनता है किसके साथ, एडेनिन का बॉन्ड बनता है थाइमाइन के साथ, और गुआनिन का बॉन्ड बनता है भैया सी के साथ। इवन आप देख भी लो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जी का बॉन्ड किसके साथ है, सी के साथ है, टी का बॉन्ड किसके साथ है, ए के साथ है। इस तरह से चल रहा है ना, इस तरह से है। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो ये था बेटा, मोस्टली सारे क्वेश्चंस को हमने, सारे जितने भी इंपॉर्टेंट है जो अलग अलग एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, वो सारे के सारे कवर किए। स्टिल मैं आपको रिकमेंड करूंगा PYQ कर लेना, एक्स्ट्रा पढ़ना, एक्स्ट्रा पेपर लेना। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, और जल्द मिलते हैं। कहीं भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। बहुत जल्द मिलते हैं, जय हिंद।